हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि एस एंड बैंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में लगभग पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। इस चेंज में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है वो ये है कि सोशलॉजी को पूरे 150 नंबर के रूप में रख दिया है। 150 नंबर का अर्थ ये हो गया कि इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है पहले के कंपेरिजन में, क्योंकि पहले सोशलॉजी केवल एक यूनिट में था, लेकिन आज पूरा एक 300 नंबर का जो एक पेपर है उसका 50% पार्ट है। एमपीपीएससी 2012 के बैच में जब मेरा सिलेक्शन उस समय हुआ था, तो उस समय सोशलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चलता था और उसमें 300 नंबर के दो पेपर होते थे, यानी टोटल 600 नंबर का था। तो तब से यदि हम आज का कंपैरिजन करेंगे ना, तो आज 150 नंबर यानी उस समय का 1/4 का मतलब ये है कि अभी ये जो उन्होंने एक जीएस के रूप में यदि जोड़ दिया है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब से ये सोशलॉजी जुड़ा है, तब से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के काफ़ी सर्च कर रहे हैं कि आखिर सोशलॉजी का सिलेबस उसे कैसे पढ़ाया जाए और उसमें क्वेश्चंस आखिर क्या आ सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो उसी पर ही डिपेंड है, पूरा उसी पर ही बेस है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सोशलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको आखिर कैसे पढ़ना है और उसमें से क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। चलिए सीधे पहुंचते हैं अपने सब्जेक्ट पर। जो मेन बात है वो यूनिट जो वन है, यूनिट वन में जो पहला सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि इसमें समाज की भारतीय संकल्पना दी है, यानी कि ये इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो सोशलॉजी के दो सेक्शन होते हैं एक्चुअली। एक सोशलॉजी फंडामेंटल होता है यानी कि सैद्धांतिक समाजशास्त्र, और दूसरा एक भारतीय समाज होता है। तो ये जो सेक्शन है इसका, ये भारतीय समाज के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं कुटुंब। अब ये जो कुटुंब शब्द है, देखिए कुटुंब के आगे लिखा हुआ है परिवार। यहाँ एक जैसे लग रहा है। समाजशास्त्र का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जब आप सोशलॉजी पढ़ते हैं तो आपका दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए, वो सामान्य दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोशलॉजी में आप जो भी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, लेकिन जब आप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखेंगे तो वो अलग होगा। वो आपका जो जनरल कंसेप्ट है उसके जैसा नहीं होता है। आप देखिए कुटुंब का यदि आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली से मतलब ये हो जाता है संयुक्त परिवार। तो कुटुंबों को जॉइंट फैमिली मान करके चल रहे हैं, और उसके पीछे कारण ये कि जो बेसिकली जो इंडियन फैमिली है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत फैमिली होती है, वो जॉइंट फैमिली ही होती है। इसलिए कुटुंब को जॉइंट फैमिली मान करके चला जा रहा है। उसके आगे लिखा है परिवार। यहाँ परिवार का मतलब न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार से होता है। फिर नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था का जो एक सामान्य दृष्टिकोण है वो ये है कि हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं हम उनको नातेदार बोलते हैं। लेकिन जो सोशलॉजी है वो नातेदारी व्यवस्था का बहुत स्पेसिफिक व्यू रखता है, बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है। और माता पिता, बच्चे, इनको भी नातेदार के रूप में वो बताता है। इसके बाद वंश और गोत्र परंपरा। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन भारतीय समाज से संबंधित है। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका समाजशास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं समाजशास्त्र के, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कम्युनिटी यानी कि समुदाय, संस्था इंस्टीट्यूशन, संघ यानी कि एसोसिएशन। इसके अलावा संस्कृति, संस्कृति पहले भी था आपका। मानदंड और मूल्य यानी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब जैसे ये जो शब्द आता है मूल्य, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मूल्य बड़े सामान्य रूप से हम बोलचाल की भाषा में यूज़ भी करते रहते हैं। ये जो संघ शब्द है, संस्था शब्द है, इनका हम सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, लेकिन यहाँ इनका हमको समाजशास्त्रीय एक तरीका देखना है, यानी कि जो उसका दृष्टिकोण है उसी से ही पढ़ना है आपको। और जब इनके आप आंसर लिखेंगे तो वो आंसर भी आपके टोटली समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही होने चाहिए। लिखते समय आपका जो जनरल कंसेप्ट है वो नहीं आना चाहिए। जैसे कि संस्था है, तो संस्था, हम बहुत सारी संस्थाओं को जानते हैं, देख भी रखा है हमने। जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईआईटी भी एक संस्था है। तो
हमको ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज ये सब संस्था नो डाउट है संस्था, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण ये बताता है कि जो संस्था होती है यानी इंस्टीट्यूशन होता है, वो इंस्टीट्यूशन से मतलब हो जाता है कि जहाँ नियम कानून आते हैं तब वो संस्था कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको चलना है। यहाँ आपसे जनरल प्रश्न आपसे पूछने में आ सकते हैं, जो बड़े फैक्चुअल प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि समुदाय की विशेषताएं बताइए, या जो संस्था है और जो संघ है उसमें क्या अंतर है ये बता दीजिए। कई बार समाजशास्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं जो मैकआवर पेज है, मैकआवर पेज समाजशास्त्री हैं, दो लोग हैं, मैकआवर मतलब टीचर हैं, और जो पेज हैं वो उनके शिष्य रहे हैं, काफ़ी जाने माने समाजशास्त्री हैं। और मैकआवर पेज के अनुसार समुदाय की विशेषताएं पूछ सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न सोशलॉजी में आते रहते हैं। ये फैक्चुअल प्रश्न है और टू द पॉइंट इनको लिखना पड़ता है। चलिए थर्ड सेक्शन है सामाजिक समरसता के तत्व। ये आपका पहले भी था। सभ्यता और संस्कृति, ये इसके पहले था आपका, जो मतलब इसके पहले आपने 2023 तक जो पढ़ते आए हैं वो उसमें मेंस में था। इसके अलावा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट देखें, तो सामाजिक संस्थाएं, ये जो भी मैं आपसे संस्था की चर्चा कर रहा था, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था, वो ये सब सामाजिक संस्थाएं आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आप कुछ भी उठा सकते हैं, जैसे परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, ये जो भी लिखा हुआ है, यदि आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सब केवल और केवल रूल्स और रेगुलेशन से बनी हुई चीज़ें हैं। जैसे एक परिवार है, परिवार में जो हमको सामने दिखता है कि हमारे माता पिता हैं, बच्चे हैं, दादाजी दादी जी, बहुत सारे लोग हैं, वो केवल उसका एक समिति रूप होता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए जो परिवार है, परिवार का मतलब ये होता है कि जो नियम कानून है, नियम कानून कोई बाहर से आके नहीं बनाता है, वो खुद बनते हैं। परिवार का एक यूनिवर्सल नियम है जो भारतीय परिवार के लिए अलग चलता है, पश्चिम में जो परिवार हैं जैसे अमेरिकन फैमिलीज़ हैं उनके लिए अलग चलता है, वो बाई डिफ़ॉल्ट बन चुके हैं। तो इस तरीके से रूल्स, तो इसलिए परिवार को संस्था बोलते हैं। शिक्षा पूरी तरीके से नियम कानून है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिमिलर कंडीशन धर्म यानी रिलीजन के साथ है। टोटली क्या है ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसलिए इनको संस्था बोलते हैं। चलिए जैसे इसमें धर्म से आप सब पूछ सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद अनुष्ठान, अनुष्ठान से भी यहाँ कई लोगों को कन्फ्यूज होने जाता है, क्योंकि अनुष्ठान भी बड़ा एक कॉमन शब्द है, और धर्म के मामले में हम कई सारी चीज़ें करते रहते हैं। जब भी पूजा पाठ होता है तो उनको अनुष्ठान बोला जाता है, लेकिन यहाँ अनुष्ठान का आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो रिचुअल से है, यानी कि संस्कार से है। तो अनुष्ठान में बहुत सारी चीज़ें हैं, विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, जैसे भारत में जाति व्यवस्था जो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण है, जिसमें हम हायरार्की देख लेते हैं, उच्चता और निम्नता देख लेते हैं, तो उसका एक उदाहरण जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पर। इसके अलावा आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। तो इसमें आश्रम, पुरुषार्थ, ये सब पहले से ही था। इसके अलावा समाज और व्यवहार पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव, यहाँ थोड़ा सा एक हिंदी और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वहाँ आपको पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे हिंदी में देखिए लिखा हुआ है आश्रम कौमा पुरुषार्थ कौमा समाज और व्यवहार पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि धर्म और संप्रदाय का जो प्रभाव है वो आपको आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और व्यवहार इन पर देखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, लिखा हुआ है आश्रम, पुरुषार्थ, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, देन लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट ऑन सोसाइटी एंड मैरिज। इसका मतलब ये है कि धर्म और संप्रदाय, धर्म से मतलब ये है कि धर्म, जैसे कि हमने बात करी तो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म अपने आप में धर्म की कैटेगरी में आता है। संप्रदाय, तो हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे कि शैव एक संप्रदाय है, वैष्णव एक संप्रदाय है, ठीक है। एक मतलब किसी भी एक धर्म का एक छोटा सा सेक्शन क्या कहलाता है, वो संप्रदाय कहलाता है। तो उसका जो प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ गया है। और चूंकि हमारे भारतीय समाज में जो विवाह है, परंपरागत विवाह व्यवस्था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, और यही हमको पढ़ना है। चलिए जैसे कि कुछ इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि परंपरागत भारतीय परिवार में वर्तमान में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस
हैव टेकन प्लेस इन द ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली इन प्रेजेंट टाइम। तो इस प्रश्न का जवाब उत्तर लिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर परिवर्तन क्या आ गया। परिवर्तन से मतलब जैसे कि परंपरागत भारतीय परिवारों में महिलाओं को उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, आज है। या देखा जाए तो काफ़ी पुराने जो परंपरागत भारतीय परिवार थे वो काफ़ी नियंत्रण से बंधे हुए थे, यानी कि दादा दादी माता पिता इनका काफ़ी नियंत्रण हुआ करता था। परिवार के जो बाकी के सदस्य रहते थे उनको उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है वो सब सारी स्वतंत्रता प्रकार के परिवर्तन लिख सकते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में क्या अंतर है। तो जो नातेदारी व्यवस्था है, नातेदारी व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं। नातेदारी व्यवस्था एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है समाजशास्त्र में, जब आप उसे पढ़ेंगे तो ये जो नातेदारी व्यवस्था है ये नॉर्थ में अलग तरीके से चलती है, उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत की बड़ी सिंपल सी नातेदारी व्यवस्था है। आपने एक फिल्म देखी होगी टू स्टेट्स, जो एक बुक पर आधारित थी, और उसमें जो अर्जुन कपूर है वो नॉर्थ का है और जो आलिया भट्ट है वो साउथ की है। और आपको यदि ध्यान हो कई सारे उस फिल्म के सीन है कि जहाँ पर वो अर्जुन कपूर की जो माँ है अमृता सिंह वो हर बार इस बात की शिकायत करती रहती है कि जो आलिया भट्ट के माता पिता हैं वो उसको कभी साड़ी लेकर नहीं आए, कभी गिफ्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसके पीछे रीज़न है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो नातेदारी व्यवस्था चलती है उसमें गिफ्ट सिस्टम चलता है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं चलता है। तो ये इस प्रकार के इसमें डिफरेंस लिखना पड़ेंगे आपको। सामाजिक मूल्य गतिशील अवधारणा है। गतिशील अवधारणा से मूल्य, मूल्य से मतलब ये हो जाता है कि कुछ एक समाजशास्त्र में यदि हम बात करें तो कोई एक ऑब्जेक्टिव है, कोई एक लक्ष्य है जैसे समाज दे देता है। गतिशील अवधारणा से मतलब ये हो जाता है कि कई सारे सामाजिक मूल्य ऐसे होते हैं जो एक जगह तो बहुत ज़्यादा चलते हैं लेकिन दूसरी जगह वो नहीं चल पाते। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो महिलाएं पर्दा बहुत करती हैं, पर्दा प्रथा ग्रामीण समाज में बहुत ज़्यादा चलन में है, तो सामाजिक मूल्य वहाँ पर वो एक है काफ़ी। लेकिन यदि आप नगरीय समाज में आ जाएंगे ना तो वो मूल्य बदल जाता है। नगर में यदि कोई महिला पर्दा करके निकल जाती है तो फिर वो उतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो ग्रामीण समाज के सामाजिक मूल्य हैं और नगरीय समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं वो आपस में अलग अलग हैं। ऐसे ही भारतीय समाज के सामाजिक मूल्य, पश्चिमी समाज के सामाजिक मूल्य, ये भी अलग अलग। चलिए सेक्शन 2 देख लें। भारतीय समाज जो यूनिट 2 है एक्चुअली, भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ। विविधता हम सब जानते हैं, भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति, बहुत सारी अलग अलग विविधताएँ हैं, और इसी विविधता के चलते चुनौतियाँ भी, यानी चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं। चुनौती से मतलब जो एक यूनिटी है उस यूनिटी को लेकर के चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है भारतीय समाज की संकल्पना में भारत के लोग विविधता में एकता, विविधता में एकता से मतलब हो जाता है कि अलग अलग भाषा धर्म के लोग हैं लेकिन उसके बाद भी हम यूनाइट होकर के रहते हैं। सांस्कृतिक विविधता पूछी गई है आपसे, जैसे क्षेत्रीय क्षेत्रीय विविधता होती है, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं। जैसे मराठी संस्कृति अलग होती है, गुजराती संस्कृति अलग होती है। ऐसे ही भाषाई विविधता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की भाषा अलग है, दक्षिण की भाषा अलग है। धार्मिक विविधता होती है, भारत में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत अलग अलग लोग हैं। जनजातीय विविधता होती है, ठीक है, जैसे कि भील जनजाति के लोग हैं, गौंड जनजाति के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारी जनजाति के लोग हैं, अंडमान निकोबार में चले जाइए तो यहाँ पर भी विविधता मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको एक नए दिशा में ले जा करके पूछ रहे हैं, जैसे जो सेक्शन 3 है उसका अपराध का बदलता परिदृश्य। देखिए लिखा हुआ है बदलता परिदृश्य। बदलता परिदृश्य मतलब जो परंपरागत अपराध हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं आपसे, क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनने वाले हैं। आप जो वर्तमान में अपराध हो रहे हैं उन पर निगाह रखिए। जैसे नशीली दवाओं की लत हो रही है, जैसे इंदौर में नाइट कल्चर चल रहा है, तो ये जो ड्रग्स चल रहा है, नशीली दवाओं की लत, ये धीरे धीरे एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। आत्महत्या, साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति अपराध, ये सब क्या है, या घरेलू हिंसा, ये सब नए सिरे के अपराध हैं जिसमें एक सिविल सेवक के रूप में आप यदि इसको यहाँ पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको परंपरा यानी ट्रेडिशंस भी बहुत सारे मिलेंगे, और उसी ट्रेडिशंस, वो जो ट्रेडिशन है वो मॉडर्निटी में लिपटे हुए हैं। यानी परंपरा और आधुनिकता आपको एक साथ
देखने को मिल जाएगी। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं पूछ रहे हैं आपसे। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद। बहुलवाद से मतलब ये हो जाता है जो प्लुरलिज्म है कि बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के लोग जब एक जगह रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलवाद के नाम से जानते हैं। राष्ट्र निर्माण की समस्या, तो ये विविधता और चुनौतियों वाला टॉपिक है। इससे कई सारे आपसे प्रश्न पूछने में आ सकते हैं, जैसे भारत की क्षेत्रीय विविधता ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अलग अलग क्षेत्र से जब लोग आते हैं और राजनीति में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा, बहुत सामान्य सा एक कहना चाहिए कंसेप्ट है, सामान्य सी बात है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करने लगते हैं और दूसरे क्षेत्र विकास से पीछे रह जाते हैं। दुर्खीम दुर्खीम एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो जो दुर्खीम है उनके बारे में आपको पढ़ना है। दुर्खीम समाजशास्त्र के एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था और उन्होंने ये बोला था कि व्यक्ति जो सुसाइड करता है पर्सनली इंडिविजुअल कारणों से नहीं करता है, बल्कि समाज उसे मजबूर कर देता है सुसाइड करने के लिए। वो डिटेल में आपसे, ये काफ़ी फेमस प्रश्न है एमपीपीएससी का। इसके अलावा भारत में परंपरा आधुनिकता दोनों के तत्व विद्यमान है, जो मैं आपसे बोल ही रहा था कि आप देखेंगे तो परंपरा, जैसे विवाह में आप देखेंगे तो विवाह में आपको कितनी भी आधुनिकता आ जाए लेकिन विवाह हमेशा किस पद्धति से होता है, वो परंपरागत पद्धति से ही होता है। तो ये इस प्रकार के तत्व। चलिए यूनिट 3, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। इसमें पूरी तरीके से आपको एक हिस्सा ग्रामीण समाजशास्त्र का है और दूसरा हिस्सा किसका है, नगरीय समाजशास्त्र का है। जैसे ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, उपागम जो शब्द आता है वह अप्रोच से होता है, क्योंकि भारत में जो ग्रामीण समाज है उसका जो अध्ययन किया है वो भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी किया है और पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने भी किया है। पश्चिमी समाजशास्त्री में रॉबर्ट रेडफील्ड काफ़ी जाने माने हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों में एस.सी. दुबे हैं, ए.आर. देसाई हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, इन लोगों ने अध्ययन किया है। तो ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद। ग्रामीणवाद से मतलब होता है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बना के रखते हैं, वो ग्रामीणवाद कहलाता है। नगरवाद से मतलब हो जाता है कि नगर का जो निवासी होता है वो अपने आप को गांव के लोगों से अलग रखता है कि भाई मैं गांव का नहीं हूँ, नगर का हूँ, वो नगरवाद कहलाता है। किसानों का अध्ययन, 73वें संशोधन के पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, जैसे पहले परंपरागत पंचायत होती थी आज नहीं है। ग्रामीण नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व में पंचायती राज भी आ जाता है। इसके अलावा गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण। फिर ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ, जैसे बंधुआ और प्रवासी मजदूर। आपको मालूम है कि प्रवासी मजदूर को लेकर के सरकार बहुत सारी स्कीम्स भी चला रही है। बंधुआ मजदूरी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बंधुआ मजदूरी आपको मालूम होगा कि काम करा लेना लेकिन बदले में पैसे नहीं देना। ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, बदलाव के रुझान से मतलब है कि गांव, जो ग्रामीण समाज है वो नगर से धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है और बदल भी रहा है। फिर नगरीय समाजशास्त्र इसमें शुरू होता है और नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय की जो विशेषता है, जैसे कि नगरीय समुदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता है एनोमिटी। एनोमिटी से मतलब होता है अकेलापन। इसका मतलब ये होता है नगर में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, नगर की जनसंख्या बहुत होती है, उसके चारों ओर बहुत भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी उसे बहुत कम लोग जानते हैं या उसे कई बार कोई भी नहीं जानता। जैसे आप मुंबई जैसे शहर में पहुंचेंगे तो लोग अकेले ही घूमते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। ये नगर की विशेषता, लेकिन ये गांव में ऐसी विशेषता नहीं होती है। नगरीय समुदाय में परिवर्तन जो आ रहा है, नगरीकरण। नगरीकरण से मतलब गांव के लोग जब नगर में आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम नगरीकरण बोलते हैं। नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। जैसे चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड सिटी है, पहले उसको नक्शे पर बनाया गया और उसके बाद फिर डेवलपमेंट किया गया उसका। नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब अर्बन डेवलपमेंट होता है कई सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, जैसे कुछ लोग हैं वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ते हैं कि भाई हम नगर विकास के लिए अपनी ये जो जगह है हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित कर देते हैं। या भारत में नगरीय प्रबंध की समस्या है, क्योंकि अर्बन जब प्लानिंग होती है तो कई बार वो फेल भी होती है, तो वो वाली समस्या है। इसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे ग्रामीण नगरीय निरंतर से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण नगरीय निरंतर से मतलब ये होता है कि नगर जहाँ ख़त्म होता है, गांव जहाँ शुरू होता है, तो वो जो एक जगह होती है जहाँ पर नगर समाप्त हो रहा है, गांव शुरू हो रहा है, तो उस जगह आपको गांव और नगर दोनों के एलिमेंट्स मिलेंगे, दोनों के तत्व मिलेंगे। या फिर आप कई बार ऐसी चीज़ें देखेंगे
फिर नगर में आपको गांव की विशेषता दिख जाएगी, गांव में आपको नगर की विशेषता दिख जाएगी। तो ये सब ग्रामीण नगरीय निरंतर कहलाता है। नगरीकरण का नकारात्मक प्रभाव, तो नगरीकरण का एक बहुत नकारात्मक प्रभाव है कि भाई नगर में प्रदूषण बढ़ रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं वो झुग्गी झोपड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। नगर नियोजन के विभिन्न तत्व, नगर नियोजन के बहुत सारे अलग अलग तत्व होते हैं। यानी सिटी की एक अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लेना, जैसे कि इंदौर में BRTS है, तो BRTS भी एक अर्बन प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब जैसे भोपाल का जो BRTS है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई भोपाल का जो BRTS है अब उसको हम हटा देते हैं, वो अब नगर नियोजन में बाधा बन रहा है। तो ये नगर या मेट्रो, इंदौर में जो मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, ये सब क्या है, ये सब अर्बन प्लानिंग के एक तत्व है। चलिए यूनिट नंबर 4, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास। भारत में औद्योगिकरण व सामाजिक परिवर्तन, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कृषि का जो अगला स्टेप होता है, कृषि में व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से काम करता है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, व्यक्ति की जगह मशीन आ जाती है, तो हम उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। तो इसने सामाजिक परिवर्तन किया, नो डाउट किया ही है। तो परिवार पर, शिक्षा पर, स्तरीकरण व्यवस्था पर, भारत में स्तरीकरण का मतलब क्या हो जाता है, कास्ट सिस्टम। तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ गया, जैसे परिवार पर ही प्रभाव पड़ गया है कि गांव से लोग अपने संयुक्त परिवार को छोड़ करके कहाँ आ गए, नगर में आ गए, और नगर में आकर के एकल परिवार इन लोगों ने बना लिया है। औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष, नॉर्मली दो ही, कार्ल मार्क्स यहाँ पर आपको याद आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको कि दो ही वर्ग हैं। एक वो वर्ग होता है जो कारखाने का मालिक है, यानी इंडस्ट्री का मालिक है, पूंजीपति बोलते हैं मार्क्स उसको, बुर्जुआ बोलते हैं, जिसके पास सब कुछ है, संपत्ति का मालिक है। और दूसरा उसमें वो लोग आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जो उसमें काम करते हैं, यानी कि वो कौन से लोग हैं, वो हैं मजदूर लोग। तो उनमें वर्ग संघर्ष होता ही रहता है, आपने देखा होगा, हड़ताल चलती रहती है, ये सब सारी चीज़ें। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, वैश्वीकरण की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, ये अर्थशास्त्र में भी पढ़ रहा है हमने। समाजशास्त्र का भारतीकरण, जैसे M N श्रीनिवास हैं, उन्होंने कई सारी अवधारणाएं दी हैं, जैसे कि उन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ये सब अवधारणाएं दी हैं समाजशास्त्र की, वो भारतीकरण है। शिक्षा का निजीकरण, आपको पता ही है, अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं निजी शिक्षा को लेकर के। सामाजिक संरचना और विकास, हर एक समाज में एक संरचना होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक संरचना अलग होगी और नगरीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना अलग होगी। सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, वो पश्चिमी देशों की सामाजिक आर्थिक असमानता से कैसी है, वो अलग है। इसके अलावा संस्कृति और विकास, सहायक या बाधक के रूप में संस्कृति, यानी जो संस्कृति होती है, कई बार वो क्या होती है, विकास के रूप में सहायक भी हो जाती है, और कई बार उसी संस्कृति को लोग पकड़ के यदि बैठ जाते हैं कि हम तो नहीं बदलेंगे, तो फिर वो क्या होने लगती है, विकास में बाधक बनने लगती है। उत्तर आधुनिकीकरण, उत्तर आधुनिकीकरण एक बहुत एक कहना चाहिए कि आधुनिक अवधारणा है। यदि हम समाज का क्रम देखें तो सबसे पहले जनजातीय समाज आता है, जनजातीय समाज में विकास होता है, कृषक समाज में कन्वर्ट होता है वो, कृषक समाज में विकास होता है तो वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक समाज में कन्वर्ट होता है। और जब औद्योगिक समाज जब ऑटोमेशन पर चला जाता है, टेक्नोलॉजी पर चला जाता है, नॉलेज पर चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं, यानी कि उत्तर आधुनिक समाज के रूप में हम उसे जानते हैं। तो वो, इसके अलावा पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण मैंने आपको बताया M N श्रीनिवास की अवधारणा है। पश्चिम की नकल करना क्या कहलाता है, पश्चिमीकरण। भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, ये एक कॉमन GS का टॉपिक है, ये पढ़ना है आपको इसमें। इसके अलावा जनसंख्या की प्रजनन क्षमता, मृत्यु पर रुग्णता, प्रवास और आयु और लिंग संरचना, ये सब डेमोग्राफी के टॉपिक हैं जो आपको इसमें पढ़ना है। चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन सकते हैं, जैसे औद्योगिकरण ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को किस रूप में प्रभावित किया है। ये बात सही है कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब से भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था पूरी तरीके से बदल चुकी है, और इंडस्ट्री में हर अलग अलग जाति के लोग, जिसमें उच्च जाति, मध्यम जाति, निम्न जाति के लोग, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते रहते हैं और कोई जाति भेद नहीं होता। भारतीय समाज स्तर पर M N श्रीनिवास के प्रभाव की चर्चा करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, M N श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, तो उन्होंने काफ़ी भारतीयकरण किया है समाजशास्त्र का। वैसे हमेशा समाजशास्त्र के बारे में ये बोला जाता है कि समाजशास्त्र
का जन्म वैसे तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो उसका कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। आज भी पूरे विश्व में अमेरिका का एक दबदबा है समाजशास्त्र के ऊपर। नियोजित आर्थिक विकास ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस रूप में परिवर्तित किया है? नियोजित आर्थिक विकास का मतलब सरकार जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है या कुछ भी योजना, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लें तो लाडली बहना, लाडली बहना भी एक नियोजित आर्थिक विकास का एक हिस्सा है, उतना तो नहीं लेकिन फिर भी है। तो सामाजिक संरचना यानी कि सामाजिक संरचना में जो एक महिला एक हिस्सा है, उसने कहीं ना कहीं महिला के सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया है। तो वो ये सब। नेक्स्ट यूनिट 5 देंगे हम। तो यूनिट 5 में मानव संसाधन विकास है। मानव संसाधन से सीधा सीधा मतलब होता है शिक्षा। तो इसमें देखिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नवीन शिक्षा नीति है उसके बारे में बता दिया गया है 2020 का विजन क्या है, सिद्धांत क्या है, स्कूली शिक्षा को लेकर के क्या है इसमें प्रावधान, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जैसे IIT IIM वगैरह, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा जैसे कि ऑनलाइन अभी आपको जो लेक्चर सुन रहे हैं आप वो सब क्या है ऑनलाइन शिक्षा, NCERT UGC ये सब ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वैध शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखते रहना। तो इसके बारे में जैसे कि जो नवीन शिक्षा नीति है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन सामाजिक वर्ग और उनके कल्याण कार्यक्रम, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो पहले था सिलेबस में, कुछ नया नहीं है। वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त ये वर्ग ये सब था आपके सिलेबस में पहले से। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज ये भी 2023 के सिलेबस में था, ये नया नहीं है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति और सामाजिक संरचना, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें मध्य प्रदेश का पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए यहाँ पर भी जनजातियों के बारे में फिर से पूछ रहे हैं आपके पेपर सॉरी प्रीलिम्स में भी यूनिट जो 10 है वो पूरी जनजातियों को लेकर के है। यहाँ फिर से सामाजिक संरचना, रीति रिवाज ये सब सारी चीज़ जनजातियों से आपसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, तो ये भी आप ऐसा नहीं है कि आपने मध्य प्रदेश की जनजाति जो GS में पढ़ी वो यहाँ काम में नहीं आएगी, यहाँ पर भी काम में आएगी। यहाँ कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, या जो NGOs हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनकी विभिन्न समस्याएं ये पूछी जा सकती हैं। जनजातियों के धार्मिक विश्वास आधुनिक धार्मिक व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? आधुनिक धार्मिक व्यवस्था से मतलब ये कि जनजातियों के अलावा बाकी का जो समाज है, जो एक सामान्य समाज है जिसको हम आधुनिक समाज बोलते हैं, वो जिस धर्म का पालन करता है वो जनजातियों के धर्म से अलग होता है, क्योंकि जनजातियों में धर्म की अपेक्षा बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास व्यवस्था ज़्यादा पाई जाती है। तो ये आपकी टोटल 5 यूनिट हैं। यहाँ आपको जो मैंने आपको बताया कि आपको पूरा समाजशास्त्री दृष्टिकोण रखना है और वो आपके सामान्य दृष्टिकोण से बहुत अलग रहेगा और उससे ही आपको पढ़ना है। चलिए समाजशास्त्र को लेकर के अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी आसपास के कंसेप्ट होते हैं और उनमें मतलब डिफरेंस क्रिएट करना थोड़ा सा एक कठिन काम होता है। और जल्दी ही हम लोग समाजशास्त्र की नवीन कक्षाएं ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं, तो 1 तारीख से स्टार्ट ही हो जाएगी। तो जो उसमें मोबाइल नंबर दिया गया है 9826508385 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ बेसिक कंसेप्ट समाजशास्त्र के मैं बताऊंगा आपको, और उस पर जो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं कैसे आएंगे, आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो भी आपको। तब तक के लिए आप समाजशास्त्र की तैयारी अपनी धीरे धीरे प्रारंभ कर दें और अपना दृष्टिकोण भी समाजशास्त्र का डेवलप कर दें। ऑल द बेस्ट।